अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे देखकर यही लग रहा था कि क्या अभी भी जमाने में ऐसे इंसान मौजूद हैं जो नशे में धुत एक इंसान को इतनी रात गए उसके घर पहुंचाने जा रहे थे, लेकिन अचानक उस इंसान को उसके घर पहुंचाते पहुंचाते उन लोगों ने उसे कहां पहुंचा दिया। अचानक उसके साथ चलते चलते उन लोगों ने उसका साथ क्यों छोड़ दिया। ये सब कुछ जो हुआ वो अचानक हुआ या फिर कोई सोची समझी साजिश थी, ये ना तो अभी मैं बता सकता हूं और ना ही आप। इसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। कोई इसे जानता है? हाँ साहब, मैं जानता हूँ। इसका नाम जयंत है और साहब मैंने ही आपको फ़ोन किया था। बॉडी के आसपास कुछ मिला? जी सर, ये रुमाल वहां से मिला। फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करो। ओके सर। क्या हुआ प्लीज मैम, प्लीज संभालिए अपने आप को। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। जी सर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पति की डेथ कैसे हुई? जरूर जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हुई है सर। उन्हें शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी। मैं ही नहीं, पूरा गांव उन्हें समझाता था, लेकिन उन्होंने अपनी आदत नहीं छोड़ी। कच्ची और जहरीली शराब ने उन्हें हमसे दूर कर दिया। आज वो हमारे बीच नहीं है। तुम्हारी अपने पति से आखिरी बातचीत कब हुई? कल रात जब वो शराब पी रहे थे, मैंने उन्हें बहुत रोका। मेरे बेटे ने भी उन्हें रोका, पर वो किसी की एक नहीं सुनी। फिर हम भी रोज की तरह उन्हें बरामदे में छोड़ के अपने कमरे में जाके सो गए। बरामदे में? जी हाँ, वो हमेशा बरामदे में बैठ के शराब पीते थे और फिर वहीं पीते पीते सो जाते थे। क्या हम वो जगह देख सकते हैं? जी। तीन बोतलें? ये सारी बोतल उन्हीं की है सर। जब उसने 3 बोतल कच्ची जहरीली शराब पी तब तो उन्हें यही होना चाहिए। सवेरे अपने पति को बिस्तर पे न पाकर आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश की? नहीं सर, वो रोज सुबह उठ के कहीं चले जाते थे सैर सपाटे के लिए, और आते आते बहुत देर होती थी। समझ नहीं आता कच्ची जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो जाती है, तब भी लोग ये चीज़ अपने गले के नीचे कैसे उतारते हैं। खैर, तुम्हारे पति का मोबाइल? सर उनके पास कोई फ़ोन नहीं था। जब भी उनको अपने रिश्तेदारों से बात करनी होती थी, वो मेरा ही फ़ोन यूज़ करते थे, और मेरा फ़ोन पिछले 15 दिनों से ख़राब है सर। अपना मोबाइल नंबर दो। 9322। ठीक है। यादव सर, जयंत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या है? सर, इस रिपोर्ट में कई ऐसी बातें सामने आई है। जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जयंत की मौत रात 9 बजे से 9:30 के बीच में हुई है। सर, उसके बॉडी में शराब के अलावा नींद की गोलियां भी पाई गई। शराब पीते तो फिर नींद की गोली खाने की क्या जरूरत थी? तीसरी सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात, उसकी मौत शराब पीने से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई है। गला घोटने से? जी सर। ओह, इसका मतलब शराब पीने के बाद घर से बाहर जाते हुए किसी दुश्मन ने उसका गला दबा दिया होगा। हो सकता है सर। फिर वो दुश्मन कौन है? दुश्मन जो कोई भी हो सर, वो एक खास किस्म का इत्र का इस्तेमाल करता था। इत्र? जी सर। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार जयंत की लाश से आ रही खुशबू और इस रुमाल से आ रही खुशबू दोनों मैच करती है। इस रुमाल को हम जयंत की बीवी को दिखा के पूछताछ कर सकते हैं। बाकी बातों का भी पता चल जाएगा। जी सर।
तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? मैंने क्या झूठ बोला सर? तुम्हारे पति की हत्या हुई है। हत्या? ये रुमाल देखो, इसमें से इत्र की महक आ रही है। क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारा पति ऐसा इत्र इस्तेमाल करता था या नहीं? नहीं सर। तब तो जरूर ये इत्र कातिल इस्तेमाल करता होगा। तुम्हें किसी पर शक है जो तुम्हारे पति की हत्या कर सकता हो? नहीं सर, मुझे किसी पे शक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हत्या किसी जानवर के अचानक हमले से नहीं हुई है। ये एक सोची समझी साजिश है। कोई तो होगा उनका दुश्मन, या फिर कोई ऐसा आदमी जो तुमसे या उससे जलता हो और जलन के चलते उसने तुम्हारे पति को मार दिया हो। जरा सोच के बताओ। नहीं सर, मुझे कुछ भी याद नहीं है। याद कीजिए, दिमाग पे जोर डालिए। ममता हो सकती है। ममता? ये कौन है? शादी से पहले वो मेरे पति से प्यार करती थी, शादी भी करना चाहती थी, पर मेरे आने से उनका प्यार अधूरा रह गया। उसके बाद वो कई बार मेरे पति से लड़ भी चुकी थी और मुझे अपने पति को छोड़ देने की धमकी भी दी थी। अभी कुछ दिन पहले उसने कहा था कि तुम दोनों को सुख से जीने नहीं दूंगी। हो सकता है उसी ने मेरे पति की हत्या की हो सर। ममता का पता बताओ। मिस ममता, तुम्हें तो पता होगा जयंत की हत्या हो गई है। हत्या? लेकिन मैंने तो सुना था कि उनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हत्या गला दबाकर हुई है। कहीं तुमने ही तो? मैंने? हाँ, तुमने जाके उन्हें धमकाया था ना कि तुम इन्हें चैन से जीने नहीं दोगी। नहीं सर, ये बात बहुत पुरानी। जाने अनजाने में हमारी मुलाकात होती थी। इस बात को लेकर रूपल उन्हें ताना मारती थी और ये बात लेकर जैन बहुत दुखी रहता था और मैं जैन को दुखी नहीं देख सकती थी। सर, मैंने यूं ही रूपल को धमकी दे दी थी। सर, अगर मुझे मारना ही होता तो मैं उसके बीबी को मारती ताकि मुझे मेरा जैन मिल जाता। मुझे जैन को मार के क्या मिलेगा सर? तो तुम्हारी नजर में हत्यारा कौन हो सकता है? सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो जैन से बात करना भी छोड़ दिया था। जितना मैं अपने प्यार के बारे में सोचती उतना मैं दुखी हो जाती। इस रुमाल पे लगे इत्र को सूंघ के बता सकती हो कि ये कौन लगाता है? क्योंकि जयंत को मारा कहीं और गया और उसकी लाश कहीं और फेंकी गई, और जिस आदमी ने भी लाश को सहारा दिया इत्र उससे लाश को भी लग गया। जयंत तो इत्र लगाता ही नहीं था। नहीं सर, मैं ऐसा इत्र इस्तेमाल करने वाले किसी भी आदमी को नहीं जानती। याद करके बताइए। सर, मैं ठीक से याद करके बता रही हूँ, मेरी बातों का यकीन कीजिए। जिस दिन जैन का हत्यारा पकड़ा जाएगा उसके बीबी से ज्यादा मुझे खुशी होगी। मतलब कंफर्म तुम्हें नहीं पता? बिल्कुल सर। थैंक यू। सर, रूपल की कॉल डिटेल्स आ गई है। वो सच कर रही थी। 15 दिन से उसका फोन बंद था। सर, कॉल डिटेल्स में ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई है जो हमारे शक के घेरे में आ सके। यादव, लाश, उससे जुड़ी बातें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तो यही लगता है कि जयंत की मौत कहीं और हुई है और उसके बाद उसे लाके घटनास्थल पर डाला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मौत उसके घर में ही हुई हो? लेकिन सर, उसकी मौत उसके घर में हुई होती तो उसकी बीवी और बच्चे को जरूर पता चलता, क्योंकि उसकी बीवी के बयान के मुताबिक वो बरामदे से लगे कमरे में सो रही थी। सर, हो सकता है वो बाथरूम जाने के लिए बरामदे से बाहर निकला हो और किसी ने उसे अकेला पाकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी शराब में नींद की गोलियां मिली हुई थी। इसका मतलब ये साफ है कि कोई उसकी हत्या करके ये साबित करना चाहता था कि उसकी मौत जहरीली शराब की वजह से हुई। इसका मतलब कातिल जानता था कि वो कब शराब पीता है, कितनी पीता है और कहाँ पीता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बीवी ने उसकी हत्या की हो और हमें गुमराह कर रही हो सकता है सर। पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब तक उसके सामने सिर्फ 2 ही सस्पेक्ट थे। पहली मरहूम जयंत की बीवी और दूसरी उसकी प्रेमिका ममता। उसके सामने तीसरा कोई भी सस्पेक्ट नहीं था। लेकिन उन दोनों से पूछताछ करने के बाद में भी पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। पुलिस के सामने अभी तक उस इत्र का भी राज नहीं खुला था जिसकी खुशबू जयंत के कपड़ों से आ रही थी। जयंत तो इत्र लगाता नहीं था, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वहां पर कोई तीसरा था जो इत्र लगाता था।
लेकिन अभी तक पुलिस को उस तीसरे आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। आखिर वो तीसरा आदमी था कौन? रघु भैया, आज चाय बड़ा दिल से बनाए हो, मजा आ गया। ये लो अपना पैसा, ऐसे ही बनाया करो हमेशा। रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, शीशा ले लो, फीता ले लो, कंघी ले लो, काजल ले लो, बच्चों का। हाँ साहब। और इन सब चीजों के साथ साथ इत्र भी तो ही बेचता है? हाँ साहब, बिल्कुल बेचते हैं। बताइए आपको कौन सा दें? कश्मीरी, लखनवी, पंजाबी? ये इत्र पहचानता है? ये हाँ साहब, ये तो लखनवी इत्र है। ये बहुत ही कड़क होता है साहब। इसे तो मुर्दे को लगा दो ना जो 2 दिन से सड़ रहा हो साहब, उसमें भी बदबू नहीं आएगी। तो इतना कड़क इत्र तो कोई इस्तेमाल करता नहीं होगा? नहीं साहब, अपने गांव में एक मर्द है जो इस्तेमाल करता है इसे। कौन? गोपाल जी है ना, वही इसे लगाते हैं। पक्का? साहब मैं ही बेचता हूँ, मुझे कैसे नहीं मालूम होगा। गोपाल। रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, फीता ले लो, शीशा ले लो। रुमाल पहचानता है? तेरा ही है ना? हाँ साहब। अब बता, तूने जयंत को कहाँ और कैसे मारा? साहब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोगों ने मुझे पकड़ा क्यों है और आप मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। भला मैं जयंत को क्यों मारूंगा साहब? झूठ बोल रहा है तू। लेकिन तेरे इत्र की खुशबू झूठ नहीं बोलती। तूने जयंत को मारा और उसके बाद उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए तेरे इत्र की खुशबू उसके लाश पे लग गई। झूठ बोला। साहब उसकी बॉडी पे मेरा ही इत्र था साहब। साहब मैंने उसको नहीं मारा, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि वो मर चुका है साहब। क्या मतलब? साहब उस दिन रात को मैं लेट आ रहा था, मैंने देखा कि जयंत वहाँ पे लेटा हुआ है। मैं समझ गया कि दारू के नशे में धुत है। मैंने सोचा इसको उठाकर घर तक पहुँचा देता हूँ। मैंने सर बार बार उसको उठाया लेकिन वो उठा ही नहीं साहब। फिर मैंने सोचा इसको कंधे पे उठा लेता हूँ और सर बहुत बदबू मारा था, क्या बताऊँ। उस बदबू से बचने के लिए सर मैंने अपना रुमाल निकालकर उसके ऊपर इत्र डाला था। सर जैसे ही मैंने उसको कंधे पे उठाया मैंने देखा कि ममता सामने से आ रही है और सर अब मैंने सोचा कि ममता उसको संभाल लेगी। साहब जैसे ही मैंने उसको उठाया था वैसे ही मैंने नीचे उतार दिया उसको और मैं वहाँ से चला गया साहब। मैंने उसको नहीं मारा साहब, कसम खाया कहता हूँ साहब। सर ममता ने हमसे ये बात छुपाई। सर ये बात मैंने बताने लायक नहीं समझी। बताने लायक नहीं लगी या अपना जुर्म छुपाने लायक लगी? क्यों? हाँ, तुम ही ने तो जयंत को मारा है। मैंने? हाँ, उस रात गोपाल नशे में धुत जयंत को जब अपने घर छोड़ देना चाहता था तब तुमने तो उसे मना कर दिया। अब तुम्हारा और जयंत के प्यार को तो पूरा गांव जानता है। उसने उसे तुम्हारे हवाले कर दिया, पर तुमने तभी उस पर अपनी नफरत उड़ेल दी। नशे की हालत में तुमने उसका गला दबा दिया और दूर ले जाके फेंक दिया। नहीं सर, मैंने जैसे ही उसे देखा तब मेरे दिल में उसके लिए पुराना प्यार जाग उठा। मैं उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार करना चाहती थी और तभी वहाँ गोपाल लौट रहा था इत्तर वाले रंजन के साथ। क्या? हाँ सर, वो कहने लगा तुम इसे अकेली घर नहीं ले जा पाओगी, मैं और रंजन इसे घर तक छोड़ आएंगे। सुनकर ना चाहते हुए भी मुझे जैन को उनके हवाले करना पड़ा और दोनों उसे सहारा देकर अपने साथ ले गए। सर और गोपाल ने तो हमें ये बात बताई ही नहीं। ये बात क्या? अब वो हमें सब बताए। कमीने, झूठ बोलता है? जब तू उस दिन जयंत को ममता के पास से लेकर के गया था तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई तूने? इसका मतलब तूने उसे गला घोट के मार डाला है। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैं बहुत डर गया था साहब। उस दिन मैं जब उसको लेके जा रहा था साहब तो उसका गला मेरी बगल में आ गया था साहब। मैंने सोचा कहीं वो गला दबने की वजह से मर तो नहीं गया साहब। मैं बहुत डर गया था साहब। मैंने सोचा रंजन को फंसाने की जगह ममता को फंसाया था साहब। वो क्या है कि ममता का रंजन की वाइफ का आपस में कटपट चल रही थी। मुझे लगा आप लोग भी इस बात पे विश्वास कर लो कर मैं बच जाऊंगा साहब। झूठ बोलता है? झूठ बोलता है? नहीं साहब, मैं सच कह रहा था। मैंने उसको नहीं मारा साहब। उस दिन मैं और इत्र वाला रंजन उसको लेके उसके घर के पास पहुंचे साहब। गोपाल भाई, अब आप चाहें तो जा सकते हैं। और भाभी से चूड़ी के पैसे भी लेने, मैं संभाल लूंगा। लाओ। संभाल लेगा ना? अरे भाई बहुत वजन उठाया, लाइए। हाथ पकड़ो।
जाओ। मैं जयंत को रंजन के हवाले करके चला गया था साहब। रंजन ने नशे में धुत जयंत को अब घर में मारा या बाहर मारा साहब, मुझे नहीं मालूम साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। रंजन साहब 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 मुझे क्यों ले चले हो साहब? साहब मैंने क्या किया साहब? अरे साहब मेरी बात सुनिए साहब। रंजन, गोपाल ने अपना बयान दे दिया है। उस दिन तुमने जयंत को अपने घर छोड़ने के बहाने गोपाल से अलग किया और फिर हत्या करके खेत में डाल दिया। साहब ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं उसकी हत्या क्यों करूंगा? और मेरी उसकी दुश्मनी क्या है? मैंने तो उसे समीर के हवाले कर दिया था, जो उसका पड़ोसी है। झूठ बोलता है तू। समीर के हवाले क्यों? तू तो जयंत के घर उसकी बीवी से चोरी के पैसे लेने गया था ना। साहब मैं जयंत के घर अपनी चोरी के पैसे उसकी बीवी से लेने जाने वाला था, लेकिन मुझे समीर ने कहा कि इतने टाइम उसकी बीवी सो गई होगी, तो इतने थोड़े से पैसों के लिए उसे जगाना ठीक नहीं होगा, और मैं उसके घर जा रहा हूँ तो जयंत को मैं उसके घर छोड़ दूंगा। और साहब दिन भर मेहनत करके मैं बहुत थक गया था, तो मैंने जयंत को समीर के हवाले किया और मैं अपने घर चला गया। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब। तो इसका मतलब समीर ने कत्ल किया है? ये साहब मैं क्या जानूँ साहब, ये तो आप समीर से ही पूछिए। मैं साहब बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे झमेले में ना घसीटिए साहब, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं साहब, मैं जयंत की हत्या क्यों करूंगा? मैंने तो उसे लाकर उसके बरामदे में लिटा दिया था साहब। वो अक्सर शराब पी के अपने बरामदे में ही सो जाया करता था और लेटता क्या था, यूं समझिए कि बरामदे में ही रहता था साहब। वो रात को भी अपने कमरे में नहीं सोता था। क्यों? क्या करें साहब, पूरे दिन रात मियाँ बीवी झगड़ा करते रहते थे। लेकिन क्यों? साहब इंसान को उसके कर्मों की सजा इसी जन्म में मिल जाती है। उसका ममता के साथ अफेयर था, इस बात को लेकर मियाँ बीवी में अक्सर झगड़ा होता रहता था। और सुना था कि झगड़ा इतना बढ़ गया था कि वो अपनी बीवी से नफरत करने लग गया था और वह बाहर बरामदे में सोया करता था। सुबह वो काम पे भी फ्रेश होकर बरामदे से ही जाता था साहब। इसके बाद भी उसने ममता से मिलना नहीं छोड़ा। एक राज की बात बताऊं साहब, मैंने जयंत को जिस रात उसके बरामदे में जाकर लिटाया था, उसके कुछ ही देर के बाद मैंने ममता को उसके घर की तरफ जाते हुए देखा था साहब। फिर पता नहीं साहब, मैं थक गया था इसलिए जाकर सो गया। ठीक है, बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए गांव मत छोड़ना। जाओ। ले चलो इसे। सर लेकिन हुआ क्या है सर? चलो चलो सर मैंने किया क्या लेकिन? चलो चलो। मुझ पर शक करने की वजह? एक, तुम हमें हमेशा इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी देती हो। दो, तुम जयंत को तभी मार देना चाहती थी जब गोपाल उसे तुम्हारे हवाले कर गया, पर तुम ऐसा कर नहीं सकी क्योंकि गोपाल तुरंत ही इत्र वाले रंजन के साथ वापस आ गया। तुम्हें दूसरा मौका तब मिला जब जयंत का पड़ोसी समीर उसे उसके बरामदे में लटा गया। तुम वहाँ चुपचाप आई, नशे में धुत जयंत को तुमने गला दबाया और उसे बाहर फेंक दिया। नहीं सर, मैंने उसे वहाँ सोते हुए नहीं देखा है। तुम वहाँ नहीं गई थी? नहीं सर, मैं उनके घर नहीं गई थी। उनके घर से 4 घर छोड़ के शर्मा जी का घर था और दूसरे दिन उनके घर में गाना बजाना था। इस तैयारी के लिए शर्मा जी ने मुझे अपने घर बुलाया था। मैं उनके घर गई थी। अगर शर्मा जी के घर जाने वाला रास्ता जैन के घर के सामने से जाता है, इसका मतलब ये नहीं सर कि जब भी मैं उस रास्ते से जाऊं तो जैन के घर ही जाऊं, बल्कि जब मैं शर्मा जी के घर से वापस जा रही थी तब मैंने देखा रूपल और समीर जैन को सहारा देकर बरामदे की ओर ले जा रहे थे। बरामदे के बाहर या बरामदे के अंदर? सर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा वो जैन को बरामदे के बाहर ले जा रहे थे। सर जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तब उन्होंने अपना फेस बरामदे की ओर टर्न कर लिया और साथ ही साथ जैन का भी मुंह टर्न कर लिया और उसे बरामदे के अंदर ले जा रहे थे। तुम फिर झूठ बोल रही हो। नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप शर्मा आंटी को कॉल करके पूछ लीजिए। यादव जी सर। मिसेस शर्मा को फोन लगाओ, नंबर बताइए। हेलो हेलो मिसेस शर्मा, जी बोल रही हूँ। मैं लोकल पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। मैम आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी बताइए सर।
मैम आज से 5 दिन पहले आधी रात को मिस ममता आपके यहाँ किसी फंक्शन के लिए आई थी? जी हाँ, ममता यही थी और पड़ोस की 4-5 और औरतें भी थी। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बस यूं ही। थैंक यू मिसेस शर्मा। सर, ये सच बोल रही है। समीर ने रंजन को जयंत की बीवी को इतनी रात गए जगाने से मना कर दिया, लेकिन वहीं खुद समीर ने जयंत की बीवी को जगाया होगा, तभी तो समीर और जयंत की बीवी जयंत को बरामदे की ओर लेकर जाते दिखाई दिए। अगर जयंत को समीर की बीवी उधर लेकर जा रही थी, इसका मतलब यह हुआ कि उसने जयंत को शराब पीने के बाद भी देखा था। दोस्तों, कहीं जयंत की मौत के पीछे उसकी पत्नी और उसके पड़ोसी का ही हाथ तो नहीं? पुलिस के साथ साथ हमारे और आपके दिमाग में भी कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब मिलेंगे हमारे इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी से इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।